हेलो दोस्तों, कैसे और आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आप सबकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी मस्त चली होगी। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो 2025 का सेट नंबर 1 है उसका अनसॉल्व पेपर। ठीक है, पूरे अनसॉल्व को इस मतलब जो 2025 का सेट 1 है जेएस कोड वाला, ठीक है, इसको पूरा मस्त तरीके से आज पूरा सॉल्व करने वाले। ठीक है, और इसके जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उन सबको बहुत ही मस्त तरीके से देखने वाले हैं। और एक चीज जान लो, अगर आप अनसॉल्व को अच्छे से लगा लेते हो ना तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन पिछले वर्षों के पेपर से लिए जाते हैं, इसलिए अनसॉल्व पेपर लगाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो मस्त तरीके से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पूरा इस सेट को जो सेट नंबर 1 है पूरा इस वीडियो पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, उनको बता दो कि अनसॉल्व सॉल्व कर लो मस्त तरीके से, जिससे आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं और बात करें इस ये जो सेट नंबर 1 है इसके जितने न्यूमेरिकल है। ठीक है, न्यूमेरिकल वाला वीडियो हमने इसके पहले दे दिया है, उस वीडियो पे हमने इस सेट नंबर 1 के सारे न्यूमेरिकल एक वीडियो पे करा दिए। ठीक है, क्योंकि अगर फिर पूरा एक साथ वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा बन जाता, इसलिए हमने न्यूमेरिकल का वीडियो पहले दे दिया है। ठीक है, अगर आप वो वीडियो देखना चाहो तो चैनल पे क्लास 12 फिजिक्स अनसॉल्व वाली प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके देख सकते हो। ठीक है, इस पे केवल जितने थ्योरिकल वाले क्वेश्चन है, ठीक है, परिभाषा नियम वाले, उन सबको आज के इस वीडियो पे सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि सभी क्वेश्चन जितने ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले कई वर्षों में पूछे गए वाले। ठीक है, ये सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो मस्त तरीके से शुरुआत करते हैं। और हाँ, जो लोग नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि देखो अगर तैयारी मस्त तरीके से करनी ना तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल पे डेली वीडियो आ रहे हैं मस्त तरीके से। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। आपका इस 2025 के सेट नंबर 1 की आपको डायरेक्ट कॉपी पे कराएंगे, ठीक है, जिससे आसानी से आपका पूरा सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो चलो मस्त तरीके से शुरू करते हैं 2025 का सेट 1 जेएस कोड वाला जो आपका अनसॉल्व है। ठीक है, इस पे आपको देखो बता दिया कि जितने न्यूमेरिकल वाले हमने करा दिए हैं, तो जितने क्वेश्चन है क्वेश्चन मतलब जो न्यूमेरिकल वाले उनको नहीं कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, न्यूमेरिकल वाले इससे पहले करा दिए। तो चलो मस्त तरीके से देखते हैं। और आपसे कह रहे ना जितने क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, तैयार कर लेना इनको, एक एक क्वेश्चन तैयार कर लेना, क्योंकि इनसे आपके फंसेंगे जरूर। ठीक है, तो देखो पहले खंड नंबर आ हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुव तल के बीच कोण कितना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चुम्बकीय तरंगों के संचरण में संचरण की दिशा तथा ध्रुव तल के बीच कोण कितना होता है। तो याद रखो एकदम 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसको हल भी किया था, 0 डिग्री होता है। ठीक है, फिर इसमें है आगे आपका अगला क्वेश्चन कि जब m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संलयित होकर m द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है। ठीक है, देखो आपसे कहा गया यहाँ से ये चीज समझो कि जब m1 और m2 दो मतलब नाभिक है जिनके द्रव्यमान m1 m2 है और वो m द्रव्यमान के एक नया नाभिक बनाते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन भी होता है, तो जब ऊर्जा कुछ बाहर निकलेगी मतलब ऊर्जा उत्सर्जित होगी, तो यार आपको पता है जब किसी मान लो देखो कहा गया ना m1 m2 द्रव्यमान के दो नाभिक परस्पर संलयित होकर m द्रव्यमान का नाभिक बनाते हैं और ऊर्जा को उत्सर्जन करते हैं। जब ऊर्जा बाहर निकल जाएगी तो कुछ द्रव्यमान जो होगा उसमें क्या आएगी? कमी आएगी, क्योंकि ऊर्जा भी बाहर निकली है। तो जो आपका कुल द्रव्यमान m आएगा ना, ये कम होगा किससे? m1 और m2 से। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया m1 प्लस m2 और यहाँ पे इज ग्रेटर देन m प्लस ऊर्जा, मतलब m छोटा है और m1 प्लस m2 बड़ा है, क्योंकि कुछ ऊर्जा जो है मतलब जब द्रव्यमान यहाँ से m1 प्लस m2 के मिलने से m बना, लेकिन कुछ द्रव्यमान जो है ऊर्जा के रूप में यहाँ पे कम हो चुका है। ठीक है, क्योंकि ऊर्जा खर्च हुई है, इसके कारण द्रव्यमान यहाँ पे कम हुआ, तो m कम है m1 प्लस m2 से। ठीक है, तो इसमें विकल्प नंबर कौन सा? ये वाला सही है, बी नंबर वाला। ठीक है, फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गा नंबर हमने करा दिया था न्यूमेरिकल वाली क्लास पे। ठीक है, अब घ नंबर की निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या है। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता का क्या मात्रक होता है? तो आपको याद रखना है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये भी हो गया। फिर न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन सी? ये इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आता है कि न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, या कुछ तरंगे दे देगा, बताओ इनमें से कौन सी तरंग जिसकी आवृत्ति सबसे कम है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो देखो इसके लिए आपको ये तरंगे याद रखनी है। देखो ये क्रम है इसका, तरंगों की, तरंगदैर्घ्य का और आवृत्ति का। ठीक है, जैसे सबसे पहले गामा है, फिर एक्स तरंग है, पराबैंगनी तरंग है, दृश्य तरंग है, औरक तरंग है, सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग है। ठीक है, इसमें जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम लिखा है, मतलब गामा की सबसे कम तरंगदैर्घ्य, एक्स की उससे ज्यादा, पराबैंगनी की उससे ज्यादा, दृश्य की उससे ज्यादा, औरक की उससे ज्यादा, सूक्ष्म की उससे ज्यादा, रेडियो की उससे ज्यादा। ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ता क्रम है और आवृत्ति का घटता क्रम है, मतलब सबसे ज्यादा आवृत्ति गामा की, उससे कम एक्स की, पराबैंगनी की उससे कम, दृश्य की उससे कम, औरक की उससे कम, सूक्ष्म की उससे कम, रेडियो की उससे कम। मतलब सबसे कम जो आवृत्ति होती है रेडियो तरंग की होती है, उसके बाद सूक्ष्म तरंग की, है ना, इस टाइप से। और यहाँ पे इसकी ट्रिक भी है, देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो। देखो गामा का गा ए
और पा का ये हो गया, और दा से दा हो गया, और रक्त वाले का आ, और सु वाले का सु, और रा का ये। ठीक है, तो इसकी ट्रिक टाइप याद कर सकते हो, गा ए पद असुर। ठीक है, गए पद असुर याद कर लो, जिससे आपको याद रहेगा ये क्या है, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम। जैसे जैसे नीचे आओगे तरंग दैर्घ्य बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे नीचे आओगे आवृत्ति घटती जाएगी। तो इस ट्रिक से याद भी कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे 4 तरंगे हैं, पराबैंगनी, एक्स, गामा और सूक्ष्म। तो इसमें सबसे कम आवृत्ति किसकी होती है, रेडियो की, लेकिन रेडियो ऑप्शन में नहीं, तो रेडियो के बाद कौन है, सूक्ष्म। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सूक्ष्म तरंगे, डी नंबर ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय आवृत्ति, इसे काई पढ़ते हैं, जो एक्स जैसा बना है ना, काई है, कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय आवृत्ति काई और परम ताप टी के साथ किस प्रकार बदलती है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, ये जो काई होती है समानुपाती होती है टी की पावर -1 की। ठीक है, इसमें मेन सूत्र ये आता है, काई प्रोपोर्शनल 1/t। ठीक है, ये जब टी ऊपर जाता है तो टी की पावर -1 हो जाता है, तो चुंबकीय आवृत्ति और जो आपका ये परम ताप था, इसमें ये संबंध होता है। विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर बी वाला, तो इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये आपके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के। इसके बाद देखो आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है हमारे पास दूसरे का पूर्ण आंतरिक परावर्तन से। देखो खंड नंबर 12 चालू हो चुका है, एक एक नंबर के इसमें क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरे का है पूर्ण आंतरिक परावर्तन से क्या तात्पर्य, किरण आरेख बना के दिखाइए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो हमने यहाँ पे किया हुआ है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे चित्र भी बनाना है। तो देखो आपको इतना तो पता है, यहाँ से जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में, यहाँ से थोड़ा समझ लो, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ये मान लो अभिलंब है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है ना, तो देखो सघन से वो विरल जाती है तो अपवर्तन होता है। अब देखो यहाँ पे कहा गया, यदि मान लो यहाँ पे आपतन कोण बनेगा और यहाँ पे कौन सा कोण बनेगा, अपवर्तन कोण आर। अगर मान लो आपतन कोण आई का मान जो हो ज्यादा हो जाए क्रांतिक कोण सी से, क्या कह रहे हैं, आपतन कोण आई का मान सी से ज्यादा हो जाए, मतलब क्रांतिक कोण सी से ज्यादा हो जाए, किसका मान, आपतन कोण का मान। तो ये जो तरंग आपकी, मतलब ये जो किरण आपकी दूसरे माध्यम में जा रही है, दूसरे माध्यम में बिल्कुल नहीं जाती, ये उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देख सकते हो ये किरण इस टाइप से आई, अब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा, इसलिए दूसरे माध्यम में नहीं गई, उसी माध्यम में लौट गई। तो किरण आरेख ये बना हुआ है इसका, और यहाँ पे बातों में परिभाषा लिखी है कि जब सघन माध्यम में बने आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, तो प्रकाश दूसरे माध्यम में जाने की बजाय उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये देख सकते हो सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जा रहा है। ठीक है, तो इस टाइप से ये दूसरे का नंबर वाला भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से ये वाला भी हो गया। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन को, स्क्रीनशॉट करना हो तो आप लोग करते जाना, नोट कर लो। ठीक है, अब दूसरे नंबर क्वेश्चन है कि समस्थानिक एवं संभारिक नाभिकों में अंतर समझाइए उदाहरण सहित। ठीक है, 1 नंबर का है, समस्थानिक और संभारिक समझाना है। तो देखो समस्थानिक और संभारिक को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो समस्थानिक और संभारिक हमने यहाँ पे हल किया था दूसरे नंबर, एक तरफ समस्थानिक एक तरफ संभारिक। समस्थानिक क्या होता है, किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। उदाहरण है 1h1 1h2 1h3। ये किसके समस्थानिक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। इसमें देखोगे परमाणु क्रमांक तीनों के एक एक है, लेकिन परमाणु भार 1 2 3 मतलब अलग है। तो जिसमें परमाणु क्रमांक समान लेकिन परमाणु भार भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, ये किसके समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, प्रोटियम, ट्राइटियम और ड्यूटेरियम। ठीक है, नाम याद रखने की इतनी जरूरत नहीं, ये याद रखो, उदाहरण दे सकते हो 1h1 1h2 1h3। ठीक है, अब इसके बाद संभारिक, नाम से पता चलता है संभारिक, जिसमें परमाणु भार बराबर हो लेकिन परमाणु क्रमांक अलग हो। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान हो तथा परमाणु क्रमांक भिन्न हो, संभारिक कहलाते हैं। उदाहरण देख सकते हो 1s3 2he3 6। देखो यहाँ पे पहला उदाहरण ये 1s3 और 2he3। इसमें देखो परमाणु क्रमांक 1 और 2 है, इसका 1 है इसका 2 है, लेकिन परमाणु भार दोनों के बराबर है, दोनों के 3-3 है। तो मतलब ये क्या है, एक प्रकार के संभारिक है। दूसरा उदाहरण है कार्बन और नाइट्रोजन का 6c14 7n14। इसमें परमाणु क्रमांक इसका 6 है इसका 7 है, इसका परमाणु भार 14 है इसका भी 14, मतलब परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, तो इसे संभारिक कहते हैं। 2 उदाहरण दे दिए, कोई भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो समस्थानिक हो गया, संभारिक हो गया। ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट है। फिर अगला क्वेश्चन है दूसरे का नंबर। ठीक है, स्क्रीनशॉट करना कर लो। अब दूसरे का है कि ओमी एवं अनोमी प्रतिरोधों के लिए वोल्टा V एवं धारा के बीच ग्राफ खींचिए। तो देखो ओमी और अनोमी प्रतिरोध क्या होते हैं, ओमी प्रतिरोध वो होते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं, और अनोमी प्रतिरोध वो होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी, ओमी वो है जो ओम के नियम का पालन करते, अनोमी वो है जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको ग्राफ खींच के दिखाना V और I के बीच में। तो देखो ओमी प्रतिरोध जो होते हैं ओम के नियम का पालन करते हैं, तो इसका ग्राफ देखो I और V के बीच में एक सरल रेखा आता है, सरल रेखा इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है, ठीक है। लेकिन अनोमी प्रतिरोध ओम के नियम का पालन नहीं करते, तो इसके I और V के बीच ग्राफ इस टाइप से आता है, ठीक है, इस टाइप से। तो इनके ग्राफ बस बनाने तो इस टाइप से ओमी प्रतिरोध के लिए अनोमी प्रतिरोध के लिए बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल से सॉल्व है। आप चलते हैं कौन सा, देखो दूसरे का जो घ नंबर, ये आपका न्यूमेरिकल है तो इसको हमने करा दिया था, ठीक है, न्यूमेरिकल वाली क्लास पे। दूसरे के अंगा नंबर पे चलो, कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक वोल्टेज V समीकरण V बराबर 40 साइन 100 पाई टी वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ टी सेकंड, टी क्या है सेकंड में, समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए। ध्यान समझना, एकदम सिंपल सा है। कह रहा है किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में V वोल्टेज है, समीकरण दिया V बराबर 40 साइन 100 पाई टी वोल्ट द्वारा प्रदर्शित होता है। यहाँ टी क्या सेकंड में है, समय वोल्टता ग्राफ उचित पैमाने पर पूरे चक्र के लिए बनाइए, ठीक है। तो सिंपल सा है, देखो इसमें कुछ नहीं करना, बस आपको प्रत्यावर्ती धारा के लिए ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले टी का मान निकाल लेना, क्योंकि प्रत्यावर्ती ग्राफ इस टाइप से बनता है। ये प्रत्यावर्ती धारा है आपकी, ठीक है, इस टाइप से। यहाँ पे आपका समय आवर्तकाल जो होता है यहाँ पे 0 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे t/2 होता है, फिर यहाँ पे t होता है, और यहाँ पे कितना होता है 2t होता है। तो यही आपको दिखाना है, पहले t का मान निकाल लो और समय के बीच में ग्राफ दिखा देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले v बराबर 40 साइन 100 पाई टी हमें वोल्ट में दिया था, तो हमने v बराबर v0 साइन ओमेगा टी से तुलना कर दी। v0 का मान मिल गया 40, ठीक है। ओमेगा का मान कितना मिल गया 100 पाई। अब इसके बाद 2 पाई f होता है ओमेगा का सूत्र, तो ओमेगा बराबर 2 पाई f बराबर 100 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये देखो पाई से पाई कैंसिल, 2f बराबर 100, f बराबर कितना आ गया 50 हर्ट्ज। अब यहाँ से हमें क्या निकालना, आवर्तकाल, तो t बराबर 1/f, तो 1/50 बराबर 0.02 सेकंड। मतलब आवर्तकाल की वैल्यू कितनी मिल गई 0.02। अब आवर्तकाल मिल गया, आप ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ पे देखो जहाँ पे t/2 है उसकी जगह हम क्या कर देंगे, इसका t का आधा मतलब 0.02 का आधा, और t की जगह 0.02, और यहाँ पे 2t की जगह इसका 2 गुना, है ना। तो देखो इसका ग्राफ हमने इधर बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पहले आप लोग इसको नोट कर लो, नहीं फिर इसको स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। अब देखो आगे, ठीक है, ये देखो हमने इसका ग्राफ बनाया यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे V0 को दिखा दिया, 40 वोल्ट था, 0t1 0t/2 t और 2t, है ना। t/2 की वैल्यू 0.01 हो जाएगी, क्योंकि t की 0.02 आई, इसका आधा क्या हो जाए 0.01। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कितना, यहाँ पे नहीं लिखा था क्या, यहाँ पे t और यहाँ पे 3t/2, ठीक है, इस टाइप से होगा 0t/2 t 3t/2 और 2t, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे में 3t/2 मिलेगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.03 हो जाएगी। इसे से निकाल लो, t/2 इतना है, तो 3t/2 कितना हो जाए 3 का गुणा कर दो, ये आ गया, 2t की वैल्यू ये आ गई। तो इस टाइप से बस ग्राफ खींचना था प्रत्यावर्ती धारा के लिए, तो इस टाइप से आप खींच सकते हो, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है कि कह रहा था इस समय वोल्टता ग्राफ, तो ये समय और वोल्टता का ग्राफ है। इधर साइड समय को दिखाया गया है, ठीक है, इधर साइड समय को दिखाया गया, यहाँ पे देखो वोल्टता V0 बराबर 40 दिखाई दी गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हो चुका ये वाला भी। आप चलते हैं आगे की ओर। आप देखो अगला क्वेश्चन जो है दूसरे का 4 नंबर, ये भी न्यूमेरिकल वाला है, ये भी हमने कराया है, ये वाला क्वेश्चन ये भी करा दिया, ठीक है, धारा का मान निकालना था। फिर खंड 7 पे आ जाते हैं, तीसरे का परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल की प्रमुख कमियां लिखिए, ठीक है। 2 नंबर का इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर हर साल आता है, ये तो छोटा 2 नंबर पे पूछ लिया, किसी पे पूछा जाएगा 5 नंबर पे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसकी कमियों को लिखिए, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे रदरफोर्ड मॉडल की कमियां हेडिंग लगी है, हमने लिखा इसकी कमियां निम्नलिखित, तीसरे का नंबर क्वेश्चन, ठीक है। पहला ही कमी रदरफोर्ड ने बताई थी, ठीक है। ये चीज रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत आसान भाषा पे हमने चैनल पे सिखा रखा है, जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर सकते हो, और चैनल पे प्लेलिस्ट है फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, वहां पे मस्त तरीके से एक एक चीज हमने पढ़ा रखा है, ठीक है। तो देखो इसकी कमियां निम्नलिखित है। पहली, परमाणु की स्थायित्व के संबंध में रदरफोर्ड के अनुसार नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और त्वरित आवेशित कण ऊर्जा उत्सर्जित करता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बार बार खर्च होगी, जिससे वे नाभिक में गिर जाएंगे और इस तरह से नाभिक स्थायी नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये पहली कमी बताई थी, मतलब ये पहली कमी थी रदरफोर्ड मॉडल में। और दूसरी कमी थी रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या के संबंध में। तो परमाणु में जब बाहर से कुछ ऊर्जा मिलती है तो अपनी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, कौन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और पुनः अपने ऊर्जा स्तर में आता है। तो लिख सकते हो, तो जब परमाणु में बाहर से कुछ ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और पुनः अपनी ऊर्जा स्तर में वापस आता है। इसमें
इसमें आवृत्ति में परिवर्तन होता है, ठीक है, इसमें आवृत्ति परिवर्तित होती है, या लिख दो इसमें आवृत्ति में परिवर्तन होता है। लेकिन रेखीय स्पेक्ट्रम में सभी रेखाओं की निश्चित आवृत्ति होती है, अतः यह जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा या व्याख्या नहीं कर सका, ठीक है। तो ये दो कमियां हैं। देखो रदरफोर्ड मॉडल हमने बहुत आसान तरीके से सिखाया, रदरफोर्ड का, बोहर का, सारी चीजें अच्छे से पढ़ा रखी है। तो यहाँ पे आपको केवल यहाँ पे जितनी बातें थी हमने यहाँ पे लिख के आपको दिखा दिया, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हो। तीसरे का नंबर क्वेश्चन है रदरफोर्ड का, मतलब रदरफोर्ड मॉडल की कमियां, ठीक है। तो तीसरे का हो गया। आप देखो खा नंबर पे भी वही न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल हमने ये वाला करा दिया था, ठीक है। अब तीसरे के गा नंबर, अगर देखो न्यूमेरिकल वाली वीडियो ढूंढने में दिक्कत तो कमेंट कर देना, हम आपको उसकी वीडियो की लिंक दे देंगे, ठीक है। अब तीसरा का गा है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, इनके संचरण आरेख खींचिए, खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए, ठीक है। पहले बताओ विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, और संचरण आरेख खींचो, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के अवयव दिखाओ, ठीक है। तो देखो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, जब किसी वैद्युत परिपथ में धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो उस परिपथ में जो ऊर्जा होती है तरंगों के रूप में निकलती, इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, ठीक है। क्या कहा गया, जब किसी वैद्युत परिपथ में धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, ठीक है, मान लो किसी वैद्युत परिपथ में धारा बार बार बदल रही है तो परिपथ में ऊर्जा निकलती है और वो तरंगों के रूप में निकलती है, इन्हीं तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, ठीक है। इसके आगे का देखो ग्राफ भी हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, ग्राफ इसका इस टाइप से बनेगा, तीन अक्ष बना लेने, एक्स, ये एक्स अक्ष हो गया, वाई अक्ष हो गया, जेड अक्ष हो गया। एक्स अक्ष में तरंग के संचरण की दिशा दिखानी है, वाई अक्ष पे ई वेक्टर मतलब वैद्युत क्षेत्र दिखा दो, जेड अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र दिखा दो। पहले इस टाइप से ई की जगह इस टाइप से तरंग संचलित होगी और फिर इस टाइप से ये संचलित होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस टाइप से इनको दिखा देनी है, ठीक है, लाइनें इस टाइप से आपको दिखा देनी। तो ये आपका क्या है, संचरण की दिशा विद्युत चुंबकीय तरंगों की। तो ये वाला क्वेश्चन भी इस टाइप से कर सकते हो, इस टाइप से तरंगों के संचरण को प्रदर्शित कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तीसरे का कौन सा नंबर था, गा नंबर वाला, ठीक है। इसमें यही करना था, परिभाषा लिख दो और संचरण की दिशा दिखा दो। अब इसके बाद है तीसरे का कौन सा क्वेश्चन, घा नंबर, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र स्थापित कीजिए, 2 नंबर पे पूछा गया, ठीक है। तो चलो देखते इसे भी। तो देखो सबसे पहले चुंबकीय आघूर्ण की परिभाषा हमने यहाँ पे लिख दी कि ध्रुव प्रबलता और ध्रुव के बीच की दूरी, देखो जिस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव था ना वैसे चुंबकीय द्विध्रुव होता है। वैद्युत द्विध्रुव में दोनों तरफ आवेश है माइनस क्यू प्लस क्यू, इसमें चुंबकीय वो ध्रुव प्रबलता होती है माइनस एम और प्लस एम, बीच की दूरी 2l, ये चुंबक का कौन सा ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव, ठीक है। तो ध्रुव प्रबलता और ध्रुव प्रबलता प्लस एम और माइनस एम और ध्रुव के बीच की दूरी 2l के गुणनफल को चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m कहते हैं। वैद्युत वाले में क्या था, आवेश q इंटू 2l, यहाँ पे ध्रुव प्रबलता m इंटू 2l, ठीक है। तो चुंबकीय आघूर्ण को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल M बराबर स्मॉल m इंटू 2l, ठीक है। एक सूत्र आता है, और किसी धारा पास के लिए, मान लो कोई धारा का पास है, मान लो कोई लूप या पास टाइप है, तो उसके लिए सूत्र होता है m बराबर i इंटू ए, जहां i धारा, ए आपका क्या होता है, क्षेत्रफल। तो इसका मात्रक i का मात्रक एम्पियर, ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये ध्रुव प्रबलता को बता सकते हो, 2 नंबर आपके यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से आप लोग कर सकते हो, ठीक। फिर इसके बाद देखो तीसरे का घा भी हो गया। फिर यहाँ पे आगे की ओर चलते खंड नंबर दा पे, ठीक है। खंड दा है कि गॉस के नियम का, चौथे का नंबर पहला, ठीक है। देखो डेरिवेशन हमने करा रखे हैं, डेरिवेशन की प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है, सारे डेरिवेशन अच्छे से कराए, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेशन कराएंगे तो टाइम बहुत लगेगा और वीडियो भी बहुत बड़ा बनेगा। ये जितने है डेरिवेशन, जैसे गॉस के नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ विद्युत क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए, 3 नंबर पे पूछा गया है। ये डेरिवेशन हमने करा रखा है, चैनल पर जाओगे प्लेलिस्ट मिल जाएगी फिजिक्स की, वहां पे प्लेलिस्ट पे वीडियो मस्त तरीके से हमने समझा रखा है, ठीक है। और अगर कोई वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो कहने कमेंट कर देना, इस वाले को हमने कराया तो डेरिवेशन यहाँ पे नहीं कराएंगे, ठीक है। तो कमेंट कर देना, हम आपको इस वीडियो की लिंक दे देंगे अगर ना ढूंढ पाओ तो, नहीं तो चैनल पे प्लेलिस्ट है वहां से देख लेना। फिर खा नंबर है, परावर्ती दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए, इसकी क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए, ये भी 3 नंबर पे। तो इसको भी आप कर सकते हो, इसको भी हमने चैनल पे कराया, ठीक है। पढ़ लेना जाके चैनल से वीडियो देख के, क्योंकि ये समझने वाले टॉपिक है, रटने वाले तो है नहीं कि लिख के दिखा देंगे समझ जाओगे, ठीक है। तो इसको आपको वीडियो देख के समझना पड़ेगा। फिर चौथे का गाय, अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी तथा लवचुंबकी पदार्थों में विभेद कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो देखो प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी और लवचुंबकी देख लेते हैं, यहाँ से 3 नंबर पे आए हैं, ठीक है। तो देखो चौथे के गा में सबसे पहले अनुचुंबकी पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पे क्षेत्र की दिशा में अल्प चुंबकित होते हैं, अल्प का मतलब बहुत कम चुंबकित होते हैं, तथा शक्तिशाली चुंबक के समीप लाए जाने पे हल्का सा सिरे की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें अनुचुंबकी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण है जैसे सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया आदि, ठीक है। ये अनुचुंबकी
ये अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। फिर इसके बाद है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है? ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पे क्षेत्र के विपरीत दिशा में आंशिक रूप से, आंशिक मतलब बहुत कम रूप से चुंबकित होते हैं तथा शक्तिशाली चुंबक के समीप लाए जाने पे हल्का सा प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण चांदी, तांबा, सोना आदि। ठीक है, ये बात है आपकी प्रतिचुंबकीय पदार्थ की। अनुचुंबकीय हो गया, प्रतिचुंबकीय हो गया। ठीक है, अब चलते हैं लौह चुंबकीय की तरफ। ठीक है, आप देख सकते हो लौह चुंबकीय पदार्थ कहा गया कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे क्षेत्र की दिशा में प्रबल चुंबकत्व ग्रहण कर लेते हैं, मतलब लौह चुंबकीय जो होते हैं तुरंत चुंबकत्व धारण कर लेते हैं तथा चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पे तीव्रता से आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकिल आदि, ये आपके लौह चुंबकीय पदार्थ की बात है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लौह चुंबकीय पदार्थ को भी समझ सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ से अगला क्वेश्चन है, घ नंबर हुआ है ना ये, अब घ नंबर है कि ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए। ये भी 3 नंबर का है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया है। ठीक है, तो देखो चौथे का घ नंबर भी देख लो, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों के वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहला नंबर चालक। चालक क्या होता है? देखो इसमें आपको किसके आधार पे बताना है? ऊर्जा बैंड के आधार पे। ठीक है, इसमें आपको ऊर्जा बैंड के आधार पे बताना है। तो चालक क्या होते हैं? इसमें चालन बैंड तथा संयोजी बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप का मतलब एकदम जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, एकदम पास पास होते हैं तथा इनके बीच ऊर्जा अंतराल लगभग शून्य होता है। ऊर्जा अंतराल का मतलब इनके बीच बहुत कम जगह होती है। देखो ये संयोजी बैंड है, ये चालन बैंड है, ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब एकदम जुड़ जाते हैं। ठीक है, और इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल मतलब इनके बीच में जो गैप होता है वो एकदम 0 के बराबर होता है, ऊर्जा अंतराल शून्य होता है। ठीक है, तो कहा गया तथा इनके बीच ऊर्जा अंतराल लगभग शून्य होता है और इसमें बहुत से मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें? चालक में। उदाहरण जैसे तांबा, चांदी, एल्युमिनियम आदि, ये क्या है? चालक के उदाहरण। ठीक है, तो चालक हो गया और इसकी परिभाषा ऊर्जा बैंड के आधार पे। फिर है अर्धचालक। अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। देख सकते हो संयोजी बैंड, चालन बैंड, इनके बीच में ऊर्जा अंतराल मतलब जो गैप होता है कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। इसमें एक भी गैप नहीं था, शून्य था लगभग, लेकिन इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। उदाहरण जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन। ठीक है, तो इस टाइप से अर्धचालक आप बता सकते हो। फिर है कुचालक। क्या होता है? इसमें क्या होता है? संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के बीच बहुत ज्यादा ऊर्जा का अंतर होता है। देख सकते हो संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच में बहुत ज्यादा ऊर्जा का अंतर है, जैसे रबर, प्लास्टिक। ठीक है, तो ये कुचालक पदार्थ है, ये अचालक पदार्थ है, वो सॉरी अर्धचालक पदार्थ है और ये चालक है। ठीक है, तो इस टाइप से ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। कौन सा? चौथे का घ नंबर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है चौथे का, ये वाला देखो, अंगा नंबर। ठीक, चौथे का भैया अंगा नंबर है कि स्वप्रेरक से क्या तात्पर्य? ये वाला भी हमने कराया हुआ है। ठीक है, ये वाला भी हमने कराया हुआ है कि स्वप्रेरक से क्या तात्पर्य? एक कुंडली का स्वप्रेरक 0.4 मिली हेनरी, इसमें बहने वाली धारा का मान 0.1 सेकंड में 1 एम्पियर से परिवर्तित हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमने कराया हुआ, न्यूमेरिकल वाला था ना, इससे पहले हमने करा दिया। ठीक है, तो इसको भी देख सकते हो जाके वहां से उस वीडियो को देख के। ठीक है, अब आगे की ओर चलते हैं। पांचवे का देखो का नंबर है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। 3 नंबर पे ये भी कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या? ऊंचाई ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्यविधि समझाइए। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर भी हमने चैनल पे इसका भी पूरा मस्त तरीके से करा रखा है। बहुत आसान तरीके से आप जाके देखोगे ना, पढ़ोगे तो बहुत आसानी से समझ जाओगे। तो ट्रांसफार्मर वाला भी आप जाके वीडियो देख सकते हो। ठीक है, अगला है पांचवी का खास समानता प्लेट संधारित्र की धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है जब प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर दिया जाए। 3 नंबर पे, तो चलो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो पांचवे का खा नंबर पहला है कि जब प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए। देखो धारिता का सूत्र ऐसे क्या होता है? C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटा D। अब जब दूरी को दुगुना कर दिया जाए मतलब D को क्या कर दिया जाए? 2D, तो नई धारिता जो आ जाएगी C डैश बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे 2D हो जाएगी। अब D की जगह क्या हो जाएगा? 2D, और हमारे पास C बराबर कितना? A एप्सिलॉन नॉट बटा D, तो A एप्सिलॉन नॉट बटे D की जगह हम क्या कर देंगे? C और बटे में 2 पहले से, तो C डैश बराबर क्या आ गया? C बटा 2। मतलब कि क्या किया गया, जब आपका दूरी को 2 गुना किया गया तो धारिता कितनी आ गई? C बटा 2, मतलब आधी हो गई, 1 बटा 2 हो गई। तो जब आपका दूरी दोगुनी की जाएगी तो धारिता क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज हो गया पहला पॉइंट, देख सकते हो। फिर दूसरा, जब प्लेटों का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, मतलब अब की बार A की जगह क्या करना है? आधा, मतलब A/2 करना है। तो C डैश कितना हो जाएगा? जहां पे A था इस सूत्र में वहां पे A/2 कर देंगे, तो C डैश बराबर A/2 एप्सिलॉन नॉट बटा D। अब ये 2 इसके साथ गुणा हो जाएगा तो A एप्सिलॉन नॉट बटा 2D हो जाएगा। ठीक है, अब जहां पे A एप्सिलॉन नॉट बटा D, इसको क्या लिख सकते हैं? C के बराबर, तो C डैश बराबर क्या हो जाएगा? A एप्सिलॉन नॉट बटा D की जगह C और बटे में 2,
तो सी डैश बराबर सी बटा 2, तो धारिता क्या हो गई आधी, मतलब जब क्षेत्रफल को आधा किया गया तो धारिता भी क्या हो गई C/2 मतलब आधी हो गई। ठीक है। तीसरा है जब प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम भर दिया जाए, परावैद्युतांक को K से लिखते हैं, तो अब सूत्र क्या आ जाएगा सी डैश बराबर K एप्सिलॉन नॉट बटा डी, क्योंकि परावैद्युतांक माध्यम भर दिया तो K से गुणा हो जाएगा। अब A एप्सिलॉन नॉट बटा डी की जगह हम लोग क्या माने हैं C सबसे ऊपर है ना, तो इसकी जगह C लिख देंगे, तो सी डैश बराबर K इंटू सी, मतलब जब परावैद्युतांक माध्यम भर दिया जाएगा तो धारिता जो होगी पहले वाली वो अब K गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, पहले धारिता C थी, अब C डैश जो आएगी K गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो धारिता K गुना बढ़ जाएगी। तो इस टाइप से तीनों पॉइंट हो चुके हैं। जब परावैद्युतांक माध्यम भरा जाएगा तो K गुना बढ़ जाएगी, जब क्षेत्रफल आधा किया जाएगा तो धारिता भी आधी हो जाएगी, जब प्लेटों के बीच की दूरी दुगनी की जाएगी तब भी धारिता आधी हो जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी 5वें का ख नंबर भी हो गया। ठीक है, आगे की ओर चले। अगला क्वेश्चन है 5 का ग, ये देखो 5 का ग नंबर है कि प्रकाश के व्यतिकरण तथा विवर्तन से क्या अभिप्राय है, व्यतिकरण की आवश्यक शर्तें लिखिए। तो चलो ये वाला देख लेते हैं जल्दी से। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 5वें का ग नंबर, जिसमें व्यतिकरण और विवर्तन की परिभाषा पूछी गई है। तो व्यतिकरण क्या होता है, जब दो या दो से अधिक तरंगे एक ही दिशा में अध्यारोपित होते हुए संचरित होती है, तो अध्यारोपण के बाद प्रकाश की तीव्रता कभी बढ़ जाती है। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता कभी बढ़ जाती है और कभी घट जाती है, इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो ये व्यतिकरण की परिभाषा हो जाएगी। फिर विवर्तन पूछा है, जब तरंग किसी संकीर्ण छिद्र से गुजरती है या किसी स्लिट के किनारे से मुड़ती है तो इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये व्यतिकरण की परिभाषा, ये विवर्तन की परिभाषा हो जाएगी। फिर है व्यतिकरण की शर्तें पूछ रहे, तो शर्तें बता दो। पहली नंबर की तरंगों के आयाम लगभग समान होने चाहिए। तरंगों के आयाम कितने होने चाहिए, लगभग समान होने चाहिए, मतलब जो दोनों तरंगे निकल रही है उनके आयाम लगभग समान होने चाहिए। ठीक है, दूसरा है तरंगों के बीच कलांतर नियत होना चाहिए। कलांतर नियत होना चाहिए, यह कह सकते हो कि कलांतर तो नियत होना चाहिए, लेकिन कला जो होनी चाहिए दोनों तरंगे समान कला में होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा तरंगों की आवृत्ति समान हो। ठीक है, तो ये व्यतिकरण की शर्तें, और भी अगर आप शर्तें याद किए तो आप लिख सकते हो कि तरंगों मतलब दोनों तरंगे समान कला में होनी चाहिए, दोनों की तरंगदैर्घ्य लगभग समान होनी चाहिए, तो आगे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो विवर्तन की परिभाषा, व्यतिकरण की परिभाषा और इसकी शर्तें। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट है। अब चलते हैं आगे की ओर। 5वें का ग नंबर हो गया। 5वें के घ पे देखोगे तो व्हीटस्टोन सेतु पूछा है, तो ये भी एकदम डेरिवेशन टाइप का है। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध। ठीक है, 3 नंबर का है। व्हीटस्टोन सेतु भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये वाला भी आप वीडियो जाके देख सकते हो। ठीक है, फिर अथवा नंबर पे कि एक ही धातु के 3 सिरों की लंबाई है, ये वाला न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन हमने इससे पहले करा रखा है। फिर है अंगा नंबर की परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के सूत्र, ये भी देखो हमने कराया था 3 नंबर पे, पहले ही बताया था। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हमने पहले ही करा रखे हैं। ठीक है, तो 3 नंबर पे देखो पूछा गया है। तो ये वाला 5वें का क्वेश्चन कंप्लीट है। फिर खंड यहाँ पे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है पीएन सनी डायोड। कितने मस्त तरीके से पीएन सनी डायोड समझाया है। ठीक है, कह रहे थे पहले कि तैयार कर लो, पूछा जाएगा, तो देख सकते हो पीएन सनी डायोड है कि पीएन सनी डायोड पूर्ण तरंग इष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, सरल परिपथ आरेख बना के कार्यविधि समझाइए। 5 नंबर पे देख लो। ठीक है, अथवा करके कि अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, ये भी तो मस्त तरीके से देखो पूरा समझाया था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, और ये आपका ठीक है बोहर का परमाणु मॉडल, ये सारे चीज करा रखे हैं। ठीक है, आपसे कहा था तैयार कर लेना, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देख लो 25 वाले पे ही आया है कि अल्फा कण प्रकीर्णन के प्रयोग पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए, इस प्रयोग से प्राप्त पेक्षण से परमाणु संरचना के बारे में लिखिए। ठीक है, तो 5 नंबर का ये है और ये भी 5 नंबर, दोनों में से एक करना है। ठीक है, फिर 5 नंबर पे 7वां क्वेश्चन है परिनालिका क्या होती है, एक लंबी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, परिनालिका वाला क्वेश्चन भी हमने कराया हुआ है। ठीक है, फिर है 8वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जिस टॉपिक पे वीडियो ढूंढने में दिक्कत हो कमेंट कर देना, आपको उसकी लिंक दे देंगे। ठीक है, फिर 8वां नंबर पे ये वाला न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, तो इसको हमने करा रखा था। ठीक है, फिर ये वाला समझ लो ध्रुवित प्रकाश वाला। ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं, जब दो क्रॉसित पोलराइडों के बीच एक तीसरा पोलराइड घुमाया जाता है तब पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। 5 नंबर पे इसको करा रहे हैं अभी। ठीक है, 8वां वाला न्यूमेरिकल है, तो ये हमने करा रखा है। 9वां देख लो दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य वाला है। दी ब्रोगली ने द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है, दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का गतिज ऊर्जा से संबंध का सूत्र। ठीक है, 5 नंबर पे देख लो ये भी है। ठीक है, मतलब डेरिवेशन न्यूमेरिकल से ही पूरा पेपर भरा रहता है, देख सकते हो, आपसे कहा था तो डेरिवेशन ही है, तो डेरिवेशन पहले हमने सारे करा दिए। न्यूमेरिकल वाला, ये न्यूमेरिकल हमने उस वीडियो पे कराया था, 0.3% की कमी हो 1 किलोग्राम द्रव्यमान संलयन क्रिया में कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वाला हमने वीडियो इससे पहले दिया था। ठीक है, तो इसमें आप पूरा सेट कंप्लीट, केवल ध्रुवित प्रकाश वाला क्वेश्चन समझ लो। ठीक है,
न्यूमेरिकल आपको बता दिए, वीडियो इससे पहले करा चुके हैं, और आपका जो डेरिवेशन है उसकी प्लेलिस्ट चैनल पे है, ठीक है। आप ध्रुवित प्रकाश समझ लो। तो ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, देखो यहाँ से कहा गया ध्रुवित प्रकाश वह प्रकाश है जिसमें प्रकाश तरंग के कंपन केवल एक ही तल में होते हैं। मतलब जो प्रकाश तरंग है उनके कंपन केवल एक ही तल पे हो, ठीक है, एक ही तल पे होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और सामान्य अध्रुवित प्रकाश में कंपन सभी दिशाओं में होते हैं, जबकि ध्रुवित प्रकाश में कंपन एक निश्चित दिशा में सीमित हो जाते हैं। तो ये बात है ध्रुवित प्रकाश की। अब देखो ध्रुवित प्रकाश ये आपको दिखाया गया, इसमें जो कंपन है वो एक ही दिशा में, देखो एक ही दिशा में इसी टाइप से हो रहा है, सभी दिशाओं में होता है, तो एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, सभी दिशाओं में नहीं। लेकिन ध्रुवित प्रकाश में सभी कंपन एक ही दिशा में देख सकते हो दिखाए गए हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपको दिखाना था कि जब दो पोलेराइडों के बीच में एक तीसरा पोलेराइड, कहा गया ये वाला क्वेश्चन ये है, जब दो क्रॉसित पोलेराइडों के बीच में एक तीसरा पोलेराइड घुमाया जाता है तब पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ये वाला देखो आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे देख सकते हो हमने दो पोलेराइड लिए हैं, एक है ए और एक है बी, ठीक है, और इसके बीच में एक तीसरा पोलेराइड सी रख दिया है, ठीक है। ए बी पोलेराइड है, तीसरा पोलेराइड सी है। इसमें देखो आपको एकदम एक इसकी दिशा जो दिखा रही है एकदम सीधी ऐसे ऐसे दिखानी है, इसमें थोड़ा सा ऐसे तिरछा दिखा दी है, और इसमें फिर से सीधा दिखा देनी, ठीक है। यहाँ पे थीटा कोण पे झुका है और ये 90 माइनस थीटा पे, ठीक है। तीसरा पोलेराइड ये वाला रखा गया, पहला है, दूसरा है, ये तीसरा है, ठीक है। आप देखो इसमें परिवर्तन क्या होगा, तो देखो जब दो पोलेराइडों के बीच में तीसरा पोलेराइड रखा जाता है, जब दो पोलेराइडों के बीच में तीसरा पोलेराइड रखा जाता है, पहले तरंगे इस टाइप से दिखाई जा रही है, फिर इसके बाद इस टाइप से हो गई। अब जो ये तीसरा पोलेराइड रखा गया तो इसमें जो परिवर्तन आता है वो देखो, आपको वो सूत्र मेलस का नियम याद रखना है, ठीक है। मेलस के नियम से इसका परिवर्तन समझ पाओगे, ठीक है। तो मेलस के नियम से देखो आपको दिखा देते हैं आगे, पहले इतना नोट कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। ठीक है, मेलस का नियम का सूत्र देखो ये होता, तीव्रता आई बराबर आई कॉस स्क्वायर थीटा, ये मेलस का नियम होता है। तो इसी से आपको दिखाना है परिवर्तन। तो माना ए पोलेराइड की तीव्रता आई ए बराबर आई नॉट है, मतलब ए पोलेराइड की तीव्रता के लिए आई ए से लिखा गया, वो मान लेते हैं आई नॉट, इसे मान लो समीकरण 1। फिर सी पोलेराइड की तीव्रता जो हो जाएगी आई सी बराबर आई ए कॉस स्क्वायर थीटा, आई कॉस स्क्वायर थीटा होती है ना, आई कॉस स्क्वायर थीटा होती है। तो यहाँ पे आई की जगह क्या कर दिया, आई सी कर दिया, ठीक है। कितना कर दिया, आई सी। तो यहाँ से वो सॉरी आई सी बराबर क्या हो गया, आई ए, आई की जगह आई ए कर दिया, तो आई सी बराबर आई ए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आई ए का मान कितना है, आई नॉट, तो आई ए की जगह आई नॉट कर दो, तो आई सी बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया समीकरण 2। अब जब तीसरा पोलेराइड देखो रखने पे बी पोलेराइड की तीव्रता आप कितनी हो जाएगी, आई बी बराबर कितनी होगी, आई कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई बी और आई की जगह कितना रख देंगे, जैसे यहाँ पे अभी आई की जगह आई ए ये वाला रखा था, आपकी आई की जगह आई सी रख देंगे, तो आई बी बराबर आई सी कॉस स्क्वायर, और थीटा की जगह आपकी कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपको दिखाया था पहले बी में कितना परिवर्तन दिखाया था, 90 माइनस थीटा, और सी वाले में कितना था, थीटा। तो आपकी थीटा की जगह कितना रखना है, 90 माइनस थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 90 माइनस थीटा रख दिया। अब आई सी की वैल्यू ये लिखी हुई है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, तो आई सी की जगह हमने लिख दिया आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आई सी की वैल्यू पूरी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जो आगे लिखा है ना कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, आप देखो कॉस 90 माइनस थीटा आपको मैथ में पता है कितना होता है, साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा तो साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपका आगे लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा, और आई सी की वैल्यू ये लिखे आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब पहले मेलस के नियम के अनुसार ये होना चाहिए, लेकिन परिवर्तन देखो कितना आ रहा है, आई बी बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो आप आगे इसको लिख भी सकते हो कि जब दो पोलेराइड ए और बी के बीच में तीसरा पोलेराइड सी रखा जाता है तो उसमें इतना परिवर्तन आता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, तो इसको नोट कर लो, इसी टाइप से आपको इसमें दिखा देना था, ठीक है। तो ये वाला भी आपका हो चुका है, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हो यहाँ पे, और इधर का आपका ये था, ठीक है, इधर वाला आपका ये है, तो ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। देखो अगर डेरिवेशन कराते ना तो फिर बहुत लंबा वीडियो बनता, ठीक है, तो इसलिए डेरिवेशन इस पर नहीं कराया। डेरिवेशन के वीडियो हमने पहले पढ़ा रखी सारी चीजें, तो चैनल पे प्लेलिस्ट है, वहां से आप जाके एक जितने डेरिवेशन उनको तैयार कर सकते हो, पढ़ सकते हो जाके, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो सबको अच्छा लगा होगा। आज का 2025 का सेट 1 कंप्लीट हो चुका है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का भी इसी टाइप से आपको वीडियो मिलते हैं चैनल पे, तो इसलिए जो लोग नए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से चैनल पे तैयारी चल रही है, ठीक है। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, ठीक है, के लिए तैयारी करते रहो और सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को।